मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का 5 चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना को पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले हम लोग एक दल के प्रभुत्व का दौर पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा होगा तो जाकर के देख लेना, पढ़ लेना। ये चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़ना है वो है चौथा आम चुनाव। हम जो तुम लोग को एक दल के प्रभुत्व में पढ़ाए थे वो तीसरा आम चुनाव तक पढ़ाए थे। फर्स्ट कब हुआ था, सेकंड कब हुआ था, थर्ड कब हुआ था, 3 तक बताए हैं और उसमें किसकी सरकार बनी थी वो भी बताए हैं। यहाँ पर हम लोग जो है सो पढ़ेंगे चौथा आम चुनाव इस चैप्टर में। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि कांग्रेस प्रणाली, जो कांग्रेस था उसके सामने क्या क्या चुनौतियां आया, कौन कौन सा चैलेंजेस आया, ठीक ना। सरकार बनाने के लिए कौन कौन सा चैलेंजेस आया, कैसे सरकार बनी। यहाँ पर हम लोग देखें तो जो मेन प्रधानमंत्री थे, जब वो पोस्ट पर ही रहते थे तभी उसकी मृत्यु हो जाती थी। जैसे कि हम लोग देखें, सबसे पहला प्रधानमंत्री जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो भी अपने पोस्ट पर रहते हुए मर गए। 1964 में वो क्या हो गए, मर गए। फिर जाकर के भारत के सामने ये चैलेंज था कि अगला पीएम कौन बनेगा। तो अगला पीएम बना भी लाल बहादुर शास्त्री, तो वो भी पोस्ट पर रहते हुए मर गया, पूरा अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाया। उसके अगला जो इंदिरा गांधी बनी वो भी पोस्ट पर रहते हुए मर गई। उसके आगे जो राजीव गांधी बने वो भी पोस्ट पर रहते हुए मर गए। तो किसी देश का इतना बड़ा अभागा नहीं हो सकता है, इतना बड़ा बुरा किस्मत नहीं हो सकता है कि कोई भी प्रधानमंत्री बन रहा है वो प्रधानमंत्री की क्या हो जा रही है, मौत हो जा रही है। चाहे रीजन कुछ भी हो, रीजन से मतलब नहीं, लेकिन उसकी क्या हो जा रही थी, मृत्यु हो जा रही थी। तो आखिर में कांग्रेस के सामने क्या क्या चुनौतियां था, चैलेंजेस यही उसके पास था कि जब एक प्रधानमंत्री चले जाते थे तो दूसरा प्रधानमंत्री हमारे देश को कैसे संभालता था, फिर दूसरा प्रधानमंत्री जो बने वो योग्य मिला कि नहीं मिला। दूसरी बात है पुनर्स्थापना। पुनर्स्थापना कहने का मतलब कई बार कांग्रेस की स्थिति ऐसी आ गई ना कि हमारे देश में कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो गया, कांग्रेस की सरकार भी हट गई, लेकिन कांग्रेस की सरकार हटने के बावजूद फिर से कांग्रेस की स्थापना यहाँ पर कैसे हुआ, फिर से कांग्रेस की सरकार यहाँ पर कैसे बनी इंडिया में, तो उसी का मतलब होता है पुनर्स्थापना। पुनर्स्थापना कहने का मतलब कांग्रेस की सरकार हट जाने के बाद फिर से कांग्रेस की सरकार इंडिया में कैसे बना, समझे कि नहीं। तो यही सब चीजों के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है, ठीक। कोई बात नहीं, कंटिन्यू रहेगा। कैसे देखो, सबसे पहली बात है हम लोग देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ना, उसकी मृत्यु जो है 27 मई 1964 को हो जाती है। हुई मृत्यु कैसे, भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, 1962 में, ये बहुत अच्छा से तुम लोग को पता होगा। और इस युद्ध में जो है सो पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत सदमा में आ गए, टेंशन में। किसी भी चीज का ज्यादा टेंशन लेने के बाद जो है सो दिमाग शरीर सब जो है सो जवाब दे देता है, और ये भी टेंशन में आ गए तो ये बीमार पड़ गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बीमार इस हद तक पड़ गए कि 1962 में अचानक जो है सो कितना तारीख को, 27 मई 1964 को ये इस देश को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए परलोक सिधार गए। कहां पर, ऊपर। और यहां से छोड़ करके ये चले गए। उस समय इसकी ज्यादा उम्र भी नहीं था, 74 ईयर्स था। प्राइम मिनिस्टर का भी उम्र देखे तो 74-75 के करीब है, लेकिन उस समय भी इसका उम्र कितना था, 74 था। मतलब अभी ये रहता प्रधानमंत्री, ये भी होते, लेकिन ये चले गए। कहा जाता है कि 1960 का जो दशक था, 1960 का जो दशक था, 1960 के दशक बोले तो 1960 से लेकर के 70 तक हमारे देश के लिए बहुत खराब दौर चल रहा था। यहाँ यदि हम लोग देखें तो खतरनाक दशक इसे माना जाता है, क्योंकि 1960 से 70 के बीच में 10 साल के अंदर हमारे देश ने बहुत कुछ झेल लिया था, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा, देखो। पहला यहाँ पर 1962 में जो हुआ भारत चीन युद्ध, वो समस्या थी। दूसरा समस्या ये था कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू चले गए, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो समस्या थी। तीसरा, यहाँ प्रधानमंत्री बने भी लाल बहादुर शास्त्री, तो वो भी हमारे देश को छोड़ के चले गए। लाल बहादुर शास्त्री के समय में ही यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, समझे कि नहीं, इतना बड़ा भयानक युद्ध भी हुआ था। तो यदि हम लोग देखें तो 1960 से 70 के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे देश में आया, बहुत समस्याएं, बहुत चैलेंजेस भी आया।
लेकिन उस चैलेंजेस को हमारा देश ने फेस किया और फेस करने के बाद आगे बढ़ा, पीछे की ओर मुड़ के नहीं देखा। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई और मृत्यु जब हुई थी तब इसके पास स्थिति क्या था? भारत के पास स्थिति यही था कि अब भारत के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, क्योंकि जब मृत्यु हो गई तो इसके पास एक ऑप्शन था लाल बहादुर शास्त्री का। और लाल बहादुर शास्त्री जो है सो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी थे, बहुत करीबी थे, यानी बहुत अच्छे थे, सीधा साधा थे, सादगी थे, समझे कि नहीं। दूसरी बात है कि जब उसकी मृत्यु हुई तो हमारा देश गरीबी से जूझ रहा था। गरीबी समझ रहे हो ना? गरीबी क्यों था? पहले से तो हमारा देश गरीब था ही। 1962 में जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हो गया ना, तो युद्ध होने के बाद भी यहाँ पर धन संपत्ति खर्चा हो गया, लड़ाई में कम इस्तेमाल होता है, कहीं हथियार जा रहा है तो कहीं क्या हो रहा है। हथियार बनाने में जिस पैसे का खर्च जो है सो हमारे देश के विकास में होना चाहिए, वो पैसे का खर्च कहाँ पर हो रहा था? युद्ध में हो रहा था। तो हमारे देश में आर्थिक स्थिति भी जो है सो पूरी तरह से खराब हो गई, और खराब हो गई तो यहाँ पर गरीबी बढ़ गया। सांप्रदायिकता था। सांप्रदायिकता कहने का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने लोग कास्ट के लिए लड़ रहे थे, धर्म के लिए लड़ रहे थे। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई तो हम लोग जानते हैं कितना भयानक लड़ाई हुई थी। तो यहाँ भी जो है सो धर्म के लिए लड़ रहे थे। क्षेत्रीय विभाजन था। क्षेत्रीय विभाजन कहने का मतलब जो भारत था, इंडिया का जो विभाजन किया गया था, तो कहीं कहीं पर भाषा के आधार पर विभाजन हुआ था, कहीं कहीं पर क्षेत्र के आधार पर विभाजन हुआ था। तो उसमें भी जो है सो दरारें उत्पन्न हो रही थी, वो भी एक तरह से समस्या था। और इतना प्रॉब्लम के बीच में एक प्रधानमंत्री को चुनना था, समझे कि नहीं? कम प्रॉब्लम नहीं था। तब जाकर के कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, जिसका नाम है के कामराजन, समझे कि नहीं? के कामराजन, वो के कामराजन सोचा कि अब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया जाए, क्योंकि ऑप्शन था, 2-4 गो ऑप्शन था। उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो लग रहा था वो कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। पढ़े लिखे थे, बहुत मेहनती थे। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री इतना मेहनती थे कि जब वो पढ़ते थे ना, तो जब लाइट कट जाती थी तो वो जो रोड में नहीं होता है स्ट्रीट लाइट, उसके नीचे बैठ करके पढ़ा करते थे। लाल बहादुर शास्त्री समझो कि वो अपने घर से कई किलोमीटर दूर जाकर के पढ़ा करते थे। और जब वो जाते थे ना पढ़ने के लिए, तो बीच में नदी मिलती थी, और नदी जब बरसात आता था तो नदी भर जाती थी, क्लास रोज चलता था उसका। तो वो क्या करते थे, उसके पास पैसा नहीं होता था ज्यादा कि वो बोट पर चढ़ करके इस पार से उस पार चला जाए, गरीबी बहुत ज्यादा था। इसलिए वो क्या करते थे, अपना किताब को माथा पर बांध लेते थे और वो नदी को पार करते हुए इस पार से उस पार अपना स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए। रोज बेचारा वो पिटाई खाता था कि तुम लेट क्यों हुआ, भींग के क्यों आया। लेकिन वो बेचारा कैसे बोलता कि मेरे पास पैसे नहीं है, हम नदी को पार करके आए। रोज बेचारा पिटाई खा लेता वो। और इतना मेहनत करके वो पढ़ा, कौन? लाल बहादुर शास्त्री। तब जाकर के एक दिन वो हमारे देश के लिए क्या बन गए? प्रधानमंत्री। मेहनत किया तब ना। स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ना, लैंप, इसके यहाँ इतनी गरीबी थी कि केरोसिन तेल भी नहीं हो पाता था, लैंप भी नहीं हो पाता था। दिन में पढ़ते थे, दिन में ये काम करते थे किसी के यहाँ, और काम करके जो है सो रात में पढ़ाई होती थी, रोड के किनारे बैठ करके पढ़ते थे। और आज हम लोग के पास सारा सुविधा है, हम लोग के पास मोबाइल है, हम लोग के पास लाइट है, समझे कि नहीं? 24 घंटा इन्वर्टर लगी हुई है, पूरी तरह से टेबल है, कुर्सी है, पलंग है, सोफा है, फिर भी आज हम लोग नहीं पढ़ते हैं। और एक देखो पढ़ने वाला गरीबी क्या था, वो लाल बहादुर शास्त्री का। तब ने वो जाकर के प्रधानमंत्री बन गया। और हम लोग बिना पढ़े हुए सपना देखते हैं कि हम IAS बन जाए, UPSC क्लियर करें, बिना पढ़े हुए। जो 1-2 मिनट भी नहीं पढ़ा है और सपना देख रहा है हम क्या बने, IAS UPSC। वो तो एक तरह से उसका भी बेइज्जती हो रहा है, UPSC का नहीं हो रहा है। तब देखो, तो इसके पास ये प्रॉब्लम था। लाल बहादुर शास्त्री को चुन लिया गया कि यहाँ के ये क्या बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये प्रधानमंत्री बन गया। लाल बहादुर इतने सीधे साधे थे कि जब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उस समय ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में कई सारे मंत्रियों के पोस्ट पर ये रह चुके थे, कई बार जो है मंत्री भी रहे थे। एक बार ये रेल मंत्री थे, और रेल मंत्री जब ये थे तब रेल में एक हादसा होती है, और हादसे होने की वजह से कई लोग मर जाते हैं। तो लोग इसको दोषी ठहराते हैं कि रेल मंत्रालय सही से नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए रेल मंत्रालय इस्तीफा दो। अभी के कोई मंत्री को बोल दो कि तुम इस्तीफा दो तो वो इस्तीफा नहीं देगा,
लेकिन इसको लगा कि हम इसमें जिम्मेवार हैं, तो इन्होंने रेल मंत्रालय से भी इस्तीफा दे दिया था। इतने सीधे साधे थे ये, समझो, क्योंकि इसको अपनी गलती पता था कि हमारी गलती है, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसी तरह स्ट्रगल करता रहा, तब जाकर के प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री जब बने 1964 से 1966 तक मात्र 2 साल ही या इस देश के प्रधानमंत्री रह पाए। लेकिन 2 साल के कार्यकाल में इन्होंने बहुत कुछ देख लिया। क्या देखा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हुआ 1965 में, जो भारत पाकिस्तान का बीच युद्ध हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को लगा ना कि अभी जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बना वो योग्य नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं, वो गरीब घर का बच्चा आया है प्रधानमंत्री, उसको बना दिया गया है, उसको भी जानकारी नहीं है क्या होना चाहिए, न तो उसे राजनीति का जानकारी है, ना तो देश कैसे चलेगा उसकी जानकारी है। क्यों ना हम अपना जो है सो हाथ साफ करते हैं भारत पर। अटैक किया भारत पर, लेकिन अटैक करने के बाद उसे हार का ही सामना करना पड़ा और पाकिस्तान हार गया। हारने के पीछे रीजन है पाकिस्तान को, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने यहाँ पर 2 नारा दे दिया था, पता होगा तुम लोग को। एक नारा दिया था जवान और किसान के लिए, जय जवान जय किसान, और उसको खुला चुनौती दे दिया कि तुम जाकर के युद्ध करो, लड़ाई करो, और वहां पर चुनौती दे दिया। और वहां भी एक नारा दिया था, ईंट का जवाब पत्थर से दो, जो होगा हम बाकी देख लेंगे। यही वजह है कि भारत की सेना जो है सो इस युद्ध में जीत जाता है, पाकिस्तान पूरी तरह से हार जाते हैं। पाकिस्तान को लगा कि हमने गलत आदमी को जज नहीं कर पाए, लगा कि ये बहुत सीधा साधा है, लेकिन पता नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी ज्यादा टेढ़बाज है ये गारंटी नहीं है। हो सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते, कहाँ के? इंडिया के। तो यदि ये यहाँ के प्रधानमंत्री होते उस टाइम, तो ये भी हो सकता था कि इंडिया हार भी सकता था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू एकदम शांति चाहते थे देश में, वो लड़ाई नहीं चाहता था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जो है वो चाहते थे कि यदि हमारे देश पर कोई अटैक करता है तो हम उसको देख नहीं रहेंगे, हम भी क्या करेंगे, अटैक करेंगे, जो होगा साला देखा जाएगा। और अटैक किया, पाकिस्तान की हार हुई। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत से पंगा लेना कितना बड़ा नुकसान है, वो नुकसान हुआ भी। अब जैसे कि जब ये प्रधानमंत्री बने तो इसके पास कई सारी चुनौतियां आया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो उसके सामने क्या क्या चुनौतियां था, समझा कि नहीं? 3 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो पहला चुनौती हम लोग लिख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, भारत और चीन का 1962 में हुआ था ना। और जब युद्ध हुआ तो उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छा था क्या? नहीं था। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं था, हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसको सुधारना था। ये भी इसका एक चैलेंजेस था। किसके पास? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके पास चैलेंजेस था सोनाली? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए किसके पास? हम बोले तो हम क्यों बोले तुमको, ताकि तुम ध्यान यहाँ दो। पढ़ा कॉपी उल्टा रही बच्चा की तरह, जिन बच्चे नहीं होता है, बच्चा को दे दो कॉपी को उल्टाने के लिए तो वो पेज को काउंटिंग करते रहेगा, चित्र को देखता है कौन चित्र सुंदर है ना। आगे देखो, तो पहला चैलेंज जिसके पास ये था कि भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध में जो आर्थिक स्थिति खराब हुई उसको कैसे ठीक करें। दूसरा चैलेंज जिसके पास ये था कि मानसून भी साथ नहीं दे रहा था। बोला जाता है ना कि जब किस्मत खराब होती है ना, जब समय खराब होता है ना, तो किस्मत भी साथ नहीं देता है। बात सही है ना? समय खराब था। 1960 से 19 तक इंडिया का समय बहुत खराब था। इतना खराब था कि मानसून भी साथ नहीं दे रहा था, कहीं सूखा पड़ रहा था तो कहीं बाढ़ आ रही थी, कहीं पर सूखा है तो कहीं पर बाढ़ है। कहा जाता है ना, कहीं जो फसलें थी कहीं पानी में मर रहा था तो कहीं पानी के लिए मर रहा था। ये भारत का एक बदनसीबी था कि समय के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री का किस्मत और हमारा भारत का भी किस्मत खराब था, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को जितना प्रचुर मात्रा में अनाज मिलना चाहिए खाने के लिए वो भी नहीं मिल पा रहे थे, और गरीबी भी धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, बढ़ ही जा रही थी। और वही देख करके पाकिस्तान जो है अटैक किया कि यहाँ गरीबी बढ़ रही है, वो मौसम साथ नहीं दे रहा है भारत का, भारत और चीन के बीच में लड़ाई हुई है, उसका अर्थव्यवस्था खराब हो गया है, पैसा नहीं है भारत के पास, हथियार नहीं है, चलो अटैक करते हैं। आया भारत और पाकिस्तान के बीच में, भले पाकिस्तान हार गया लेकिन भारत को नुकसान तो हुआ।
तो वो भी चैलेंजेस था। अब भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ तो इस युद्ध से भी आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुई, होगा ही, क्योंकि जो पैसा हमारे देश के विकास में खर्च होना चाहिए वो अब किस में खर्च हो गया, लड़ाई में, युद्ध में खर्च हो गया। तो इससे हमारे देश की स्थिति भी खराब हो गई। और फिर जो है एक बार संयुक्त राष्ट्र संघ जो था उस समय, संयुक्त राष्ट्र नाम सोवियत संघ, याद रहेगा कौन संघ, सोवियत संघ। सोवियत संघ में एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं ताशकंद। कौन कंद, ताशकंद। तो वही अभी सोवियत संघ जो है सो उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान की राजधानी अभी ताशकंद है। कौन सा, उज्बेकिस्तान। और उस समय उज्बेकिस्तान जो है सो सोवियत संघ में था। तो इस सोवियत संघ में भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई चल रही थी, इसको समझौता कराना था कि अब इस लड़ाई को ड्रॉप करो, इसको शांत करो और लड़ाई को खत्म करके एक दूसरे से हाथ मिला और समझौता कर लो। और वही समझौता करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जो है सो ताशकंद गए थे। हाँ, और उस समय भारत पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उसका नाम है अयूब खान। अयूब खान भी वो ताशकंद गए थे और इधर से जो है सो कौन गए थे, लाल बहादुर शास्त्री गए थे। और वहां पर जो है सो ताशकंद समझौता 1966 को होता है। ताशकंद समझौता कब होता है सोनाली, 1966 को होता है। तो 1966 को ताशकंद समझौता होता है, 1966 को ताशकंद समझौता तो ताशकंद में हो गया। लेकिन उसी बीच में कहा जाता है कि इस समझौते से शायद लाल बहादुर शास्त्री खुश नहीं था, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री तो युद्ध जीत गया था, जितना उसको मिलना चाहिए उतना मिला नहीं इसको। तो इससे जो है अचानक 10 जनवरी की रात है, रात में वो सोया, हो सकता है कि वो टेंशन में होगा, सोया तो सुबह उसको जाकर के देखा तो उठ भी नहीं किया, ऐसा नींद में सोया कि हमेशा के लिए सुतले रह गया। और 10 जनवरी 1966 को हमारे देश से वो अलविदा हो गए और हमेशा हमेशा के लिए उसकी क्या हो गई, मौत हो गई। समझो हमारे देश की कितना बुरी स्थिति, किस्मत था कि 2 प्रधानमंत्री का मौत हो गया और दोनों प्रधानमंत्री युद्ध को झेल चुका था, समझे कि नहीं। अब भी भारत के सामने स्थिति ये उत्पन्न हो गई कि अब अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ही नहीं था सही से कि स्थिति और हो गई कि अब अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, समझी। तो ये था इस टॉपिक में, नेहरू के बाद शास्त्री। इसके बाद अगला टॉपिक भी हम लोग देखते हैं, इसको लिख लो पहले। जान देती तो बच जाता है। चलो अब देखो, शास्त्री के बाद लाल बहादुर शास्त्री की जब मौत हो गई, मृत्यु हो गई, उसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने के लिए चैलेंजेस फिर से क्रिएट हो गया कि अब कौन यहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे, है ना। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 2 कैंडिडेट जो है सो योग्य थे, बहुत ही योग्य थे 2 कैंडिडेट। पहला जो है मोरारजी देसाई, ये बहुत ही योग्य थे और उस समय तक बहुत एज भी हो गया था, इसलिए इसको बुजुर्ग मैन भी कहा जाता है, इंडिया का बुजुर्ग मैन, ओल्ड मैन जिसको हम लोग कहते हैं, वृद्ध व्यक्ति। किसको, मोरारजी देसाई को। अर्थशास्त्र के बहुत जानकार थे, ये बहुत जानते थे, इकोनॉमिक्स की जानकारी से बहुत अच्छा से पता था, अर्थव्यवस्था के बारे में भी अच्छा से पता था, समझे कि नहीं। और दूसरा इसके अगेंस्ट में जो था वो थी इंदिरा गांधी, और ये इंदिरा गांधी कोई और नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। अब बात है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बने, ये बने कि ये बने, इन दोनों के बीच में टक्कर हो गया, समझे कि नहीं। लेकिन कांग्रेस के लोग जो थे वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी। क्यों चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस को इस बात का पता था, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे जैसे कामराजन जो है, उसको ऐसा लग रहा था, कांग्रेस के बड़े बड़े लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये प्रधानमंत्री बनेगी तो ये तो नई नवेली है, ज्यादा उम्र भी नहीं हुआ है, बच्ची है, समझे कि नहीं। तो इसको प्रधानमंत्री सिर्फ मोहरा बना करके रखेंगे और बाकी सब काम जो है सो हम करेंगे, हमारे दिशा निर्देश के अनुसार जो है सो इंदिरा गांधी काम करेगी। ये सोच के जो है सो लोग किसको चाहते थे प्रधानमंत्री बनाना, इंदिरा गांधी को। विचार तो सबका अच्छा था कि मेरे दिशा निर्देश पर, मेरे इंस्ट्रक्शन पर ये काम करेगी। अब इसीलिए जो है सो वो कांग्रेस के लोग जो है सो चाहते थे, मैक्सिमम लोग कि इंदिरा गांधी यहाँ के क्या बने, अध्यक्ष बने, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर बने। इंदिरा गांधी जो है सो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुकी है,
समझे कि नहीं। इंदिरा गांधी जो है सो जब शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री जब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय यहाँ के सूचना मंत्रालय भी था इसके पास, सूचना मंत्रालय का मंत्री इसके पास भी रह चुकी है। और ये जो मोरारजी देसाई ये बम्बई के सीएम थे। बम्बई उस समय महाराष्ट्र और गुजरात को बम्बई बोला जाता था, और उस समय वहां के वो सीएम भी रह चुके थे मोरारजी देसाई, और ये भी मंत्री रह चुके थे लाल बहादुर शास्त्री के समय। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय भी ये मंत्री रह चुके थे मोरारजी देसाई, ठीक ना। तो कैंडिडेट तो दोनों योग्य था, कैंडिडेट दोनों अच्छा था, लेकिन अब बात है कि चुनाव कौन जाएगा। तो इसी बीच में हुआ क्या, गुप्त मतदान करवाया कांग्रेस ने, अंदर ही अंदर। जैसे जितना भी एमपीज था, जितना भी सांसद थे कांग्रेस के, सब सांसद बैठ करके बैठक किया और बोला कि मतदान कराते हैं, जिसका ज्यादा मत हो जाएगा, जिसका ज्यादा वोट हो जाएगा, उसे ही क्या बना देंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे। और जब गुप्त मतदान हुआ तब गुप्त मतदान में ज्यादा सीट किसको मिल गया, इंदिरा गांधी, क्योंकि लोग चाहता ही था यही बने। 2/3 सीट से भी ज्यादा इसको मिल गया, और 2/3 से अधिक एमपीज लोग हैं, सांसद, इसको वोट कर दिया कि प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, इंदिरा गांधी होना चाहिए। इंदिरा गांधी जो है सो हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गई। अब जब देश के प्रधानमंत्री बन गई ये इंदिरा गांधी, जो बच्ची थी, लोगों को लग रहा था कि एक बच्ची है, लेकिन इसको ये बात पता नहीं था कि यही बच्ची एक दिन कितना बड़ा इतिहास रचेगी। समझा कि नहीं, बहुत बड़ा इतिहास रचती है, कैसे वो हम लोग देखेंगे। तो जब प्रधानमंत्री ये बनी तो उसके 1 साल के अंदर ही चुनाव हो जाता है, जिसको लोकसभा चुनाव कहते हैं। चौथा लोकसभा आम चुनाव जिसको कहते हैं 1967 को होता है आम चुनाव, जिसको हम लोग को पढ़ना है पूरा डिटेल से। 5 नंबर में वो क्वेश्चन पूछा जाता है, चौथा आम चुनाव, ठीक ना। और चौथा आम चुनाव लोकसभा का कब हुआ था, 1967 में। और 1 साल के अंदर ही इसे लोकसभा का चुनाव जो हो रहा था उसका लीड करना था, नेतृत्व करना था, और उसमें जीत हासिल करना था। तो ये भी जो है सो बहुत ही तेज दरार थी। इस चौथा आम चुनाव जब हो रहा था उससे पहले इन्होंने एक नारा दी थी, गरीबी हटाओ नारा। कौन सा नारा दी, गरीबी हटाओ। और ये जो नारा दी गरीबी हटाओ, ये नारा बहुत फेमस हुआ, जिसकी वजह से आप लोगों को लगा कि यहाँ से गरीबी हटेगी और यहाँ पर धीरे धीरे हम लोग को रोजगार मिलेगा, वोट भी मिला। चौथा आम चुनाव वैसे तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, लेकिन अब भी जो है सो इंदिरा गांधी जीत गई। इंदिरा गांधी हमारे देश की जो प्रधानमंत्री के रूप में रही 1966 से 7, जैसे 1966 से 21 तक रही, 1966 में बनी, फिर 1967 में आम चुनाव होता है उसमें जीती, और जीतने के बाद फिर से ये प्रधानमंत्री बनी, 1971 तक रही। फिर 1971 में प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, उसमें फिर से जीती, 1977 तक रही। फिर से चुनाव होता है 1980 को, और 1980 के चुनाव में फिर से जीत करके 1984 तक ये रही। समझो नहीं, एक बार हुआ था 5 साल से पहले हो गया था, उस समय लोकसभा का कार्यकाल जो है सो घटा दिया था इंदिरा गांधी ही ने। इसी के समय में इमरजेंसी आया था, जो हम लोग देखेंगे, आपातकाल जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक। तो इतना बार ये जो है सो प्रधानमंत्री रही। प्रधानमंत्री जब ये थे तो इन्होंने बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना किया, बहुत प्रॉब्लम का। और उसमें से एक प्रॉब्लम ये था कि भारत और पाकिस्तान, जैसे भारत से जन्मा, भारत का बेटा था पाकिस्तान, समझा कि नहीं, और पाकिस्तान भी जो था वो भी पेट से था, उसका भी जो है से एक और बच्चा होने वाला था, जिसको हम लोग कहते हैं बांग्लादेश, समझे कि नहीं। तो उस बांग्लादेश की डिलीवरी करवाने में इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था ना, हकीकत बात है, ऐसा ही है वो। तो यदि हम लोग देखें, मान लीजिए भारत है, ये क्या है, भारत है, और यहाँ पर जो है सो बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान है। अब ये पाकिस्तान जो है और बांग्लादेश अलग होना चाह रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी इतना घटिया किस्म का था ये कि बांग्लादेश जाता था और यहाँ की महिला लड़कियों के साथ रेप बलात्कार करता था, लूटपाट करता था, इस सब। तो इस सब भी बांग्लादेश सोचा कि नहीं, हमको अब इसके साथ नहीं रहना है, इसलिए वो भी आज़ादी चाहता था बांग्लादेश के लोग। तो आज़ादी कैसे मिले, तो इसीलिए बांग्लादेश के लोग किसके शरण में आया, इंदिरा गांधी के शरण में, कि हमारे देश को जो है सो आप आज़ाद कर दीजिए, किसी भी तरह से हमारे देश को आज़ाद कर दीजिए। इंदिरा गांधी उस समय लड़ाई लड़ी, भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुआ, 1971 की लड़ाई, और उस लड़ाई में जो है सो पाकिस्तान को करारी हार हुआ, और वहां पर बांग्लादेश एक नया देश बनाई उन्होंने। अब वो जो है सो इंदिरा गांधी के समय बहुत बड़ी चुनौती था, अमेरिका उसको चैलेंजेस कर रहा था, चैलेंज दे रहा था, फिर भी अमेरिका को फेस करके वो इस लड़ाई में आई और बांग्लादेश से एक नया देश को जन्म दिया, है ना। पाकिस्तान से एक नया देश जन्मा, जिसका नाम क्या है, बांग्लादेश। और देखो
इस बेचारा ये पूरी तरह से अपंग था। ये अपंग कहने का मतलब इसको बचने का कोकटी भरोसा नहीं था, लेकिन इसको बचाया किसने? भारत ने। और अभी जो है ये भारतीय पर आंख दिखा रहा है। वहां के जो यूनुस खान है प्राइम मिनिस्टर, वो भारतीय को आंख दिखा रहा है, गधा कहीं का। भारतीय की वजह से ये एक देश बना, भारतीय की वजह से इसका जन्म हुआ, और ये भारतीय को आंख दिखा रहा, अपना बापे से पंगा ले रहा है ये, समझा कि नहीं? तो अब देखो, तो पहला काम उन्होंने क्या की, 1971 में जो भारत और बांग्लादेश के बीच में लड़ाई हुआ, उस लड़ाई में बांग्लादेश को नया राष्ट्र बनाई। उसके बाद इन्होंने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। बैंक जो यहाँ पर बैंक है, उस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। फिर आणविक परीक्षण होता है 1974 में, ठीक ना? परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण जानती हो? पोखरण में होता है परमाणु परीक्षण। और इस परमाणु परीक्षण हुआ इसी के समय में। इसी ने ही पर्यावरण को संरक्षण प्रदान किया, जैसे कि जो पेड़ पौधे काटे जा रहे थे उस पर रोक लगाई, पर्यावरण को अच्छा करने की जिम्मेदारी उठाई इन्होंने। आणविक परीक्षण क्या होता है? एटम बम जानती है? एटम बम बनाने के लिए परीक्षण करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, और वो परीक्षण इसी के कार्यकाल में हुआ था सबसे पहले, लेकिन सफल नहीं हुआ था, वो असफल रह गया था, समझे कि नहीं? फिर सफल किसके समय में हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी के समय में परमाणु बम बना था। इसके समय में परमाणु बम सफल नहीं हो पाया था, ठीक। उसके बाद जो है 31 अक्टूबर 1984 को इसकी हत्या हो जाती है। किसकी? इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, और ये हमारे देश के लिए हमेशा विदा हो जाते हैं। इंदिरा गांधी बहुत ही साहसी लेडी थी, इसलिए इसको आयरन लेडी बोला जाता है, क्योंकि ये डरती नहीं थी किसी से भी डरती नहीं थी। अमेरिका को चैलेंजेस देती थी, समझो कि इसका साहस कितना होगा। अमेरिका को खुला चैलेंज दे दी थी ये, समझी? तो ये था इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद। इसी के समय में जो है सो आपातकाल भी लागू होता है 1975 में, 1975 में, जिसको हम लोग को देखना है आगे, इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली एवं चुनौतियां, और उसमें से फर्स्ट लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है सो सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे, और सेकेंड लेक्चर में जो लेक्चर पढ़ेंगे, आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है चौथा आम चुनाव। इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत में चौथा आम चुनाव जब हुआ था तो कैसे हुआ था। तो हम लोग को पता है कि हमारा देश जो है 1947 को आजाद हुआ, 1952 को संविधान बना। फिर संविधान जब बना तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन बनी, और इलेक्शन कमीशन जब बनी तब जाकर के यहाँ पर चुनाव हुआ। पहली बार जो भारत में चुनाव हुआ था, कब हुआ था? 1952 में, जिसको हम लोग कहते हैं पहला आम चुनाव। फिर हुआ था 1957 में, जिसको हम लोग कहते हैं दूसरा आम चुनाव। फिर तीसरा जो हुआ था 1962 में, चौथा हुआ था 1967। लेकिन जो चौथा आम चुनाव हुआ था ना, उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारा देश जो है बहुत बुरे दौर से चल रहा था। क्यों चल रहा था बुरे दौर से? बुरे दौर से चलने के पीछे रीजन ये था कि हमारे दो प्राइम मिनिस्टर जो है, वो दो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए हमारे देश को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। अब समझो किसी देश की इतनी बड़ी बदकिस्मती हो सकता है कि हमारे देश के जो सबसे बड़ी पद माने जाते हैं प्रधानमंत्री, और उस प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले हमारे प्रधानमंत्री यदि दो लगातार मर जाते हैं, तब जाकर के हमारे देश की स्थिति कैसी होगी? खराब होगी कि नहीं होगी? ये वजह था। दूसरा वजह ये था कि हमारे देश में इसी बीच में 1960 के दशक में दो युद्ध भी झेल चुका था। एक युद्ध जो हुआ था भारत चीन के बीच में हुआ था, जो 1962 को हुआ था। भारत चीन के बीच में जो युद्ध हुआ 1962 में, इसमें भारत को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। दूसरा युद्ध जो हुआ था 1965 में हुआ था, इसमें भारत को जीत मिला। लेकिन युद्ध में कभी किसी का जीत होता है क्या? हमेशा नुकसान ही होता है। तो भले ही इसमें जीत मिल गया, लेकिन फिर भी भारत को जो है सो बहुत आर्थिक स्थिति का चोट पहुंचा, अर्थव्यवस्था पर बहुत चोट पहुंचा, और यहाँ पर बहुत तरह की समस्या उत्पन्न हो गई। भारत की आर्थिक स्थिति जो है सो बहुत खराब हो गई। अब क्या हुआ? तो ये युद्ध तो हुआ, तो ये अलग बात ही है, और वजह था जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था और चौपट हुआ। कौन कौन सा वजह था? तो यहाँ पर मानसून भी हमारा साथ नहीं दे रहा था। कहा जाता है ना
जब समय खराब होना तो भगवान भी साथ नहीं देते, नसीब भी साथ नहीं देता है। सही बात है ये। यदि समय खराब हो जाएगा तो नसीब भी साथ नहीं देता है। जो काम हम करने जाएंगे वही काम असफल हो जाएगा। जिस काम को हम सोच करके करेंगे ना वही काम जो है सो नहीं बनेगा। तो जब समय खराब होता है तो सब कुछ खराब होता है। इसलिए समय जब भी खराब हो जाए तो समझो पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हड़बड़ा जाना चाहिए, ठीक ना। भारत के पास भी समय भी खराब चल रहा था। 1960 का दौर जो है सो पूरा बुरा दौर चल रहा था। यहाँ पर मानसून भी सफल साथ नहीं दे रहा था। कहीं पर बाढ़ है तो कहीं सूखा है तो कहीं अकाल है तो कहीं क्या है तो कहीं क्या है, जिसकी वजह से यहाँ पर खेती सही से नहीं हो पाई। अब सूखा होगा तो खेती होगी, अब खेती की पैदावार में गिरावट हो गई। जितना धान होना चाहिए उतना धान नहीं होने लगा, जितना गेहूं होना चाहिए उतना गेहूं नहीं होने लगा, इसमें कमी आ गई। फिर क्या हुआ, गंभीर खाद्य संकट हो गया। गंभीर खाद्य संकट कहने का मतलब यहाँ पर जो खाने पीने का व्यवस्था जो था वो खाने पीने की व्यवस्था में कमी आ गई। जो अनाज था अनाज की मात्रा में कमी आ गई। हमारे यहाँ भंडार नहीं मिलने लगा। अभी जैसे कि सबको 5 किलो चावल मिलता है ना, 5 केजी चावल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अनाज स्टॉक में है इसलिए। लेकिन उस समय अनाज भी स्टॉक नहीं था तो गरीबी कैसे दूर किया जा सकता है। लोग भूखे मर रहा था। लोग सोच रहा था किस तरह हम अपने परिवार को पालें, कैसे हम अपने परिवार को मैनेज करें। टेंशन इस बात का था उस समय। और क्या था, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई। अब विदेशी मुद्रा भंडार इसका मतलब होता है कि यहाँ से जो निर्यात होती थी जो वस्तुएं, एक देश से दूसरा देश जो वस्तु निर्यात होता है ना, जैसे कि मान ले इंडिया है, ये क्या है इंडिया, और इंडिया से बहुत सारा सामान जो है सो दूसरा देश जाता है। जब दूसरा देश जाएगा वहां पर सेलिंग होगी तो इंडिया को उससे टैक्स मिलेगा, वहां से इनकम होगा। तो ये जो इनकम होता था ना इंडिया को, ये इनकम भी जो है सो कम पड़ गया क्योंकि सामान ज्यादा निर्यात नहीं होने लगा, निर्यात में कमी आ गई। जिसकी वजह से जो विदेशी मुद्रा था, जैसे मान ले यहाँ पर कोई अमेरिका गया तो अमेरिका से डॉलर कमाएगा। अब डॉलर, अब अमेरिका में जितना सामान जाना चाहिए उतना जा ही नहीं रहा था, तो डॉलर की संख्या कम होगी कि नहीं होगी। तो इस तरह से विदेशी मुद्रा की संख्या भी क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पर जो उद्योग बनना था, इंडस्ट्री जो बननी थी, वो इंडस्ट्री ज्यादा मात्रा में नहीं था, जिसकी वजह से उद्योग में अच्छा वस्तु का उत्पादन नहीं हो पा रहा था। औद्योगिक उत्पादन में यहाँ पर कमी हो गई थी। क्यों उद्योग नहीं बन पा रहा था सर? तो उद्योग नहीं बन पाने की वजह से रीजन ये है कि लोग खाएगा कि अपना फैक्ट्री लगाएगा। आखिर में पैसा रहेगा इंडिया के पास तब ना वो उद्योग फैक्ट्री लगाएगा। तो इंडिया के पास पैसा ही नहीं था ज्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से उद्योग भी नहीं, और उद्योग नहीं लगा, फिर गिरावट और ज्यादा हो गई निर्यात में। अब खर्च भी बढ़ने लगा। खर्च तो बढ़ेगा ही क्योंकि हमारे देश की सेफ्टी का बात है। अभी चीन अटैक किया है भारत में, पाकिस्तान अटैक किया भारत में। यदि हमारे देश की सैनिक व्यवस्था नहीं अच्छा रहेगा तो क्या गारंटी है आगे चल करके नेपाल भी अटैक कर सकता है, क्या गारंटी श्रीलंका भी इधर से अटैक कर सकता है। जब कोई कमजोर होता है ना तो कमजोर पर लोग जो है सो प्रहार करते रहता है, चोट पर चोट मारते रहता है। उसी तरह यदि भारत कमजोर रहता तो दूसरा एक कमजोर का देश जिसको एक वक्त का रोटी सही से नहीं मिल पाता है, वो भी देश जो है सो भारत पर आंख उठाता और उसको जो है सो परेशान करता। इसीलिए भारत के पास स्थिति ये था कि किसी तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को अच्छा किया जाए, और यहाँ की जो सैनिक व्यवस्था है ना, उस सैनिक व्यवस्था को भी अच्छा किया जाए। तो सैनिकों में भारत ने क्या किया, इन्वेस्ट करना शुरू किया। कैसे हम अपने सैनिक की मात्रा को बढ़ावें, तब जाकर के दूसरा देश हमारे देश में आक्रमण न कर पाए। तो इतना स्थिति खराब होने के बावजूद भी यहाँ पर चौथा आम चुनाव होता है, और चौथा आम चुनाव होता है जिसमें वही सक्सेस हुई, इंदिरा गांधी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर बनी, जिसको पहले भी चुना गया था। जब लाल बहादुर शास्त्री एक्सपायर कर गए थे तब जाकर के इंदिरा गांधी को यहाँ के राष्ट्र में ये प्रधानमंत्री चुना गया था, है ना। फिर
नहीं रोका जा सकता है 5 साल के अंदर, मतलब 5 साल उसको वैलिडिटी पूरा करना होता है। यदि सरकार बनाने में सक्षम है तो क्यों रोकेगा वो? फिर से इलेक्शन कराने में खर्च होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो अब समझो इतना बुरी दौर से गुजर रहा है, फिर से इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में कम खर्च होता है, हमारे देश की जीडीपी और ज्यादा नीचे गिर जाएगा। इसीलिए जो है सो इलेक्शन ना करा के, इलेक्शन तो वैसे 1 साल में कराया ही, 1 साल के बाद तो इलेक्शन हुआ ही ना, लेकिन उस समय 1 साल के बाद कराना ही था। हमारे देश की पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, उसके पास कैंडिडेट की कमी है कि मान ले एक कैंडिडेट मर गया, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, तो दूसरा प्राइम मिनिस्टर कोई बनेगा ना। पार्टी यदि गिर जाती है, सरकार बनाने के योग्य नहीं होता, तब उस कंडीशन में चुनाव हो सकता है। यदि कोई पार्टी सरकार बनाने के योग्य नहीं है तब, यहाँ तो योग्य था, बहुमत था इसके पास, कांग्रेस के पास। अब इंदिरा गांधी जब बने तो इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले इन्होंने रुपये का अवमूल्यन कर दिया। जी, पहले क्या होता था कि 1 रुपये, 1 डॉलर का दाम जो है सो 5 रुपये होता था, 1 डॉलर है, और 1 डॉलर का दाम कितना रुपया होता था? 5 रुपया। बाद में जब अवमूल्यन हुआ तो 1 रुपया का डॉलर, 1 डॉलर का दाम कितना रुपया हो गया? 7 रुपया। अभी इतना ज्यादा बढ़ गया कि 1 रुपये का दाम 1 डॉलर का दाम 91 रुपया हो गया है, 91। उस समय 1 डॉलर का दाम कितना था और अभी कितना हो गया? 1 डॉलर का दाम 91 रुपीज, 91 रुपया हो गया, समझो। तो यहाँ पर हुआ क्या, जब अवमूल्यन हुआ, इतना स्थिति खराब हुई, उत्पादन कम हुआ। अब उत्पादन कम हुआ तो महंगाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हमारे देश में महंगाई बढ़ने लगा। महंगाई जब बढ़ी, बेरोजगारी भी बढ़ने लगा, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा था। अब बेरोजगारी जब बढ़ेगी तो क्या होगा? कोई यदि बेरोजगार रहता है, जो कुछ काम नहीं करता है, तो वो भारत बंद करेगा, आंदोलन करेगा, कभी भारत बंद, कभी हड़ताल, कभी क्या नहीं, पूरी तरह से भारत पर रोक लगा देगा कि आज सब मार्केट बंद। कभी सुनियो कि हजारीबाग बंद हो, तो उसी तरह से सब बस, ट्रैफिक, जितना भी कुछ है सब बंद, मार्केट उर्केट सब बंद, सिर्फ हॉस्पिटल को ओपन रखता है क्योंकि इमरजेंसी रहता है हॉस्पिटल में, उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो आदमी भी चल जाएगा ऊपर, समझे कि नहीं? हाँ, तो कहने का मतलब है बेरोजगारी बढ़ी, जिसकी वजह से कभी देश बंद हो रहा था तो कभी लोग यहाँ पर हड़ताल कर रहे थे, समझे कि नहीं? ये सारी स्थिति था। और इसी बीच में चोट पर चोट देते जा रहा था साम्यवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी। 2 पार्टी ऐसा था, जब भी पार्टी सरकार किसी का भी रहे, विपक्ष में जो रहता है ना, वो चाहता है कि कैसे हम वो सरकार की गलती निकाले, अरे इसको जो है सो पूरा जनता के सामने निंदा करें, ताकि अगला इलेक्शन होगा तो उसमें हमारी जीत होगी। ये पार्टी राजनीति में ऐसा ही खेल चलता है। कांग्रेस पार्टी चल रहा था यहाँ पर, अब कांग्रेस पार्टी चल रहा था, लेकिन उसी बीच में जो समाजवादी पार्टी था और साम्यवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये जो 2 पार्टी था, अब इन्होंने क्या किया? आंदोलन छेड़ दिया देश में। अभी देश बुरी स्थिति से गुजर ही रहा था, कहीं बंद हो रहा है तो कहीं हड़ताल हो रहा है देश में, और इसी बीच में इन्होंने क्या किया? समानता के लिए आंदोलन छेड़ दिया कि सभी को समान अधिकार दिया जाए, जितना भी लोग हैं सभी को क्या किया जाए? समान अधिकार दिया जाए, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो। तो ये बात सही है, लेकिन मुद्दा इन्होंने यही उठाया था। किस मुद्दा पर इन्होंने आंदोलन छेड़ा? समानता के मुद्दा पर, कि सभी को क्या किया जाए? समान अधिकार दिया जाए। और इसी बीच में एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो था, इसी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जो साम्यवादी के लोग थे, ये अलग होकर के मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाया। और कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के बाद जितना भी किसान थे, इस किसान को इस पार्टी में शामिल किया, और अब जो है सो किसान भी जो है सो आंदोलन करने लगा और अपनी मांग को रखने लगा कि निर्यात के लिए, सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध कराया जाए, जो टैक्स लगता था वो टैक्स को समाप्त किया जाए। वैसे तो टैक्स खत्म कर दिया था, कृषि पर कोई टैक्स नहीं लगाई गई थी, लेकिन किसान भी उत्पादन के लिए, बीज वगैरह के लिए, तरह तरह के मुद्दा के लिए जो है सो किसान आंदोलन करने लगे, और ये विद्रोह हुआ, आंदोलन चलता रहा। तो समझो, चौथा आम चुनाव जो था
क्या चौथा आम चुनाव एक अच्छा स्थिति में हुआ था? आप समझ सकते हो कि चौथा आम चुनाव में कितनी बड़ी समस्या थी, कितना खराब सिचुएशन था। और इस खराब सिचुएशन के बावजूद जो है तो यहाँ पर चौथा आम चुनाव हुआ और इस आम चुनाव में हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर कौन बनी? इंदिरा गांधी बनी। तो ये था तुम्हारा कौन सा इलेक्शन? 4th इलेक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक? लिख लो इसको। चलो हो गया। अब अगला टॉपिक देखो, गैर कांग्रेसवाद। गैर कांग्रेसवाद इसका मतलब होता है कि भारत में कांग्रेस के अलावा दूसरा पार्टी का उदय कैसे हुआ। हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी चल रही है कि नहीं चल रही है, तो कांग्रेस के अलावा जो है सो दूसरा पार्टी का विकास कैसे हुआ। थोड़ा स्लो कर दो उसको, फैन को स्लो कर दो, पीछे दिया हुआ है स्लो करने का ऑप्शन। देखो जो दल थे, दो पक्ष और विपक्ष होता है, ये बात तुम लोग को बताएं। पक्ष उसको बोला जाता है जिसकी सरकार होती है। जैसे मान ले चुनाव हुआ, ये इंडिया है चाहे कोई भी है, राज्य में विधानसभा चुनाव है चाहे देश में लोकसभा चुनाव, ये इंडिया है। और इस इंडिया में मान ले चुनाव हुआ और चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो ये पक्ष कहलाएगा, और इसके ऑपोजिट में जो पार्टी रहेगा वो विपक्ष कहलाएंगे। ये तुम लोग को बताए हैं, बताए ना। तो पक्ष की पार्टी जो थी वो कांग्रेस पार्टी था, और विपक्ष में छोटी छोटी पार्टियां, सब कई सारी पार्टियां रहती है, लेकिन पक्ष में भी रहता है, कोई गठबंधन है तो गठबंधन, अकेला है तो अकेला। यहाँ पर कांग्रेस अकेला था, समझे कि नहीं। अब हुआ क्या, विपक्ष को लगा कि कांग्रेस के जो पक्ष पार्टी कांग्रेस है, इस कांग्रेस में अंदर में मतभेद चल रहा है। और ये बात सही है कि अंदर अंदर में मतभेद चल रहा था। क्यों मतभेद चल रहा था सर? क्योंकि के कामराजन ने जिस पर्पस के लिए इंदिरा गांधी को यहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनाया था, वो उसके मुताबिक नहीं चल रही थी। वो सोच रहा था कि प्राइम मिनिस्टर को यहाँ इंदिरा गांधी को हम एक मोहरा बनाएंगे और सारा काम जो है सो हम लेंगे, डिसीजन हम लेंगे। जो कि इंदिरा गांधी थोड़ी पढ़ी लिखी थी, अच्छी थी, जानकार थी। क्या के कामराजन नहीं बना? उसको जनादेश भी तो मिलना चाहिए, उसको पार्टी का सपोर्ट भी तो मिलना चाहिए, नहीं बना। तो यहाँ पर यदि देखा जाए, अब मान ले बीजेपी है, अभी बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा है, तो जेपी नड्डा अभी प्रधानमंत्री बन जाएगा मोदी के बाद? नहीं बन पाएगा ना। पार्टी जिसको चाहेगा वो बनेगा। वो भी सबसे अच्छे नेता यदि कोई है तो वो है नितिन गडकरी, बहुत अच्छा काम करते हैं, रोड में इतना अच्छा रोड बना दे रहे हैं हर जगह। इसके अलावा नितिन गडकरी जो है, अब उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि जो ट्रक चलेगा ना, अब ट्रक में भी एसी सिस्टम होगा, और जिस ट्रक में एसी सिस्टम नहीं होगा उस ट्रक को बैन कर दिया जाएगा। एसी, क्योंकि हम लोग कार में चलते तो एसी रहता है कि नहीं रहता है। अब ट्रक में वो मजदूर जो है, ट्रक में इतना गर्मी में वो चलता है, समझो कि वो पसीना पसीना होता रहता है, उसको ज्यादा जरूरत है एसी का। वो रिलैक्स रहेगा तो गाड़ी सही से चलाएगा, और वही यदि गर्मी परेशान रहेगा तो गाड़ी सही से चला पाएगा क्या? इसीलिए अब ट्रक में भी एसी की सुविधा वो कर रहे हैं। तो नितिन गडकरी बहुत अच्छे नेता है। बाकी दूसरा रहे चाहे नहीं, अभी एसएससी का प्रोटेस्ट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रही है, पूरा दिल्ली में एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, समझे कि नहीं। सब क्यों हो रहा है? सब यही पढ़ाई की वजह से। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो विपक्ष को लगा कि अंदर ही अंदर मतभेद चल रहा है, किसमें? कांग्रेस पार्टी में। और इंदिरा गांधी भी अनुभवहीन है, इसके पास अभी अनुभव नहीं है। तो विपक्ष को लगा कि यही टाइम है कि हम क्या करते, जितने भी गैर कांग्रेस पार्टी है, मतलब कांग्रेस को छोड़ करके जितने भी पार्टी हैं, हम लोग एक साथ आते हैं चौथा आम चुनाव में, और एक साथ आने के बाद क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा चौथा आम चुनाव के बाद परिणाम क्या हुआ, तो यही बात लिखना है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि गैर कांग्रेसवाद का विकास कैसे हुआ, आंसर यही लिखना है, समझे कि नहीं। गैर कांग्रेसवाद भी पूछे तो आंसर यही, चौथा आम चुनाव का परिणाम भी पूछे तो आंसर यही। क्वेश्चन देखो है आंसर वही,
क्वेश्चन का थोड़ा सा ट्रेंड क्या कर दिया चेंज। अब हम तुम लोग का टेस्ट लेते हैं, तो टेस्ट लेते हैं थोड़ा सा आंसर वही लिखना रहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न हम चेंज करते हैं। अब पैटर्न चेंज करते हैं, तुम लोग भी चेंज हो जाते हो। ऐसा नहीं होना है। देखो, यदि सक्सेस पाना है बाबू तो टेस्ट दो। जितना तुम टेस्ट लिखोगे, जितना तुम अपने आप को टेस्ट दोगे, उतना तुम बेहतर से बेहतर बनोगे। क्योंकि टेस्ट देने के बाद असली औकात पता चलता है कि हम कितना पानी में, मेरे पास कितनी क्षमता है, समझा कि नहीं। और टेस्ट यदि तुम नहीं लिखोगे तो ये बात पता नहीं चलेगा कि हम कितना जानते नहीं जानते। टेस्ट में होता क्या है, भूल चूक माफ होती है। अब जो गलती हम यहाँ कर रहे हैं वो गलती हम फाइनल एग्जाम में ना करेंगे। और कोई भी चीज जो है सो समुदाय में पढ़ो, कम्युनिटी में। ऑनलाइन क्लास जो करता है वो टॉप क्यों नहीं कर पाता है? टॉप इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा तो आज पढ़ा तो पढ़ा, 8 दिन पढ़ा तो पढ़ा, 9वां दिन उसको रेस्ट करने का मन किया तो रेस्ट कर लिया, 10वां दिन रेस्ट करने का मन कर लिया, रेस्ट कर लिया। ऑनलाइन में ये हो जाता है। ऑफलाइन में ये होता है कि रेगुलर क्लास करना है, हम जाए चाहे नहीं जाए क्लास चलेगा, समझे कि नहीं। वो क्लास जो है सो चलते रहता है। और ऑफलाइन में टेस्ट जो होता है सामने होता है, टीचर के सामने होता है, बिल्कुल एग्जाम की पैटर्न की तरह टेस्ट होता है। इससे असली औकात पता चलता है कि हम कितना पानी में हैं, हमारी तैयारी कैसी है। और वही बंदा जो है सो टॉप करता है, न तो बिना टेस्ट का टॉप करना पॉसिबल नहीं है, समझा कि नहीं। इसलिए तुम लोग भी पढ़ो। तो यहाँ ये लोग जो था, यहाँ पूछेगा, तुम लोग को पूछेगा, क्या पूछेगा कि चौथा आम चुनाव का परिणाम क्या था, उस समय ये लिख देना है। फिर पूछेगा गैर कांग्रेसवाद का विकास कैसे हुआ, उस समय ये लिख देना है, समझी। क्वेश्चन वही, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, लेकिन तुम लोग चेंज हो जाते हैं कि सर क्या क्वेश्चन दे दिए, आंसर वही रहता है। देखो, तो यहाँ जो चल रहा था कि जो दल थे, इस दल में तो पक्ष और विपक्ष था। विपक्ष को लगा कि कांग्रेस के अंदर जो है मतभेद चल रहा है और इंदिरा गांधी भी ज्यादा अनुभव नहीं है। यही मौका है कि जितने भी गैर कांग्रेसी पार्टी हैं, जो भी पार्टी, समाजवादी पार्टी हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, सोशलिस्ट पार्टी हो गया, ये सब पार्टी जो है सो एक साथ आ जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी हार जाएगा। और इसका लीड कौन कर रहा था? राम मनोहर लोहिया। ये राम मनोहर लोहिया बहुत ही अनुभव नेता थे, जानकार भी थे, राजनीति के विशेषज्ञ भी थे। ये राम मनोहर लोहिया समाजवादी पार्टी के थे ये। और इन्होंने क्या कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी गरीबी का पार्टी नहीं है, गरीब का पार्टी नहीं है, वो अमीर का पार्टी है। नारा दिया, इसका नारा यही चला था चौथा आम चुनाव में कि कांग्रेस पार्टी जो है सो गरीब का पार्टी नहीं है, बल्कि ये किसका पार्टी है? अमीर का पार्टी है। इसलिए इन्होंने कहा सारा गैर कांग्रेसी एक साथ आओ और हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। और इलेक्शन जब लड़ेंगे तब जाकर के कांग्रेस को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि कांग्रेस एक लोकतंत्र पार्टी नहीं है। हमारे देश में अलोकतंत्र बढ़ रहा है। यहाँ पर जो है सो कांग्रेस का प्रभुत्व बढ़ रहा है। जनता को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। गरीबी नहीं हट रही है, बेरोजगारी नहीं हट रही है, समझा कि नहीं। लोग भूखे मर रहे हैं, अनाज नहीं मिल पा रहा है खाने के लिए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अलग पार्टी, अलग जो है एक साथ गैर कांग्रेसी एक साथ होंगे और चुनाव लड़ेंगे। ऐसा इसका थिंकिंग था, हुआ भी ऐसा ही। और जब ऐसा हुआ, चुनाव हुआ 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ, तो इस चौथा आम चुनाव में कांग्रेस की सीटों में गिरावट आई। जितना सीट उसे मिलना चाहिए नहीं मिला, वोट भी कम मिला। और 9 राज्य ऐसा था जहां पर कांग्रेस की पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। इसीलिए इस दौर को बोला जाता है राजनीतिक भूकंप। कांग्रेस के लिए क्या बोला जाता है? राजनीतिक भूकंप का वर्ड यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि चौथा आम चुनाव में कांग्रेस को जितना सीट मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। चौथा आम चुनाव में कांग्रेस को जितना वोट मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। और बहुत सारे राज्य, 9 राज्य ऐसे थे जहां पर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाया था। इसीलिए इस दौर को बोला जाता है राजनीतिक भूकंप। कांग्रेस के लिए कौन सा भूकंप? राजनीतिक भूकंप। की एक ऐसा भूकंप आया और उस भूकंप में जो है सो कांग्रेस ढह गया। और कांग्रेस को जो अपने आप पर घमंड था, वो घमंड क्या हो गया? चूर चूर हो गया, समझे। अब हुआ क्या? सीट भी कम आई। सोचने वाली बात यह है कि जब इसका रिजल्ट आया
तो इस रिजल्ट में इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्रिमंडल जो थे, मंत्रिमंडल तुम लोग को पता है, कैबिनेट मिनिस्टर जिसको हम लोग कहते हैं, तो कुछ कुछ जो मंत्री थे वो मंत्री भी नहीं जीत पाया चुनाव। यहां तक कि जो के कामराजन ये अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और अध्यक्ष होने के बाद तमिलनाडु से ये चुनाव लड़ते हार जाते के कामराजन, और यही के कामराजन जो है सो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, लेकिन ये चुनाव हार गया। ये एस.के. पाटिल ये भी मंत्री थे, लेकिन ये मंत्री होने के बावजूद भी महाराष्ट्र से चुनाव लड़ता है, लेकिन चुनाव हार जाता है। फिर दूसरा अतुल्य घोष पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ता है, ये भी हार जाता है बेचारा। ये के.बी. सहाय ये बिहार से चुनाव लड़ता है, ये भी हार जाता है। तो ये सब जो देख रहा है ये सब मंत्री है, और ये सब चुनाव में क्या हो गया, हार हो गया। इंदिरा गांधी को बहुत झटका लगा कि मेरे बड़े बड़े नेता जिस पर हम ट्रस्ट करते थे, जो हमारे दायां हाथ की तरह थे, वही सब चुनाव में हार जा रहा है। मतलब कांग्रेस के अंदर गलती हुई है। गलती कहाँ हुई है उसको देखना है, तब जाकर के कांग्रेस में धीरे धीरे फूट पड़ता है, और फूट पड़ता है तो कांग्रेस भी दो भागों में बट जाता है, जो हम आगे बताएंगे। लेकिन अब देखो, जब ये राजनीतिक चुनाव इसका रिजल्ट आया तो रिजल्ट में 7 राज्य ऐसा था जहां पर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। और एक समय था कि केरल को छोड़ करके सभी राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिला था ना। और अभी समय वही है कि 7 राज्य ऐसा है जहां पर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है, और 2 राज्य ऐसा है जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने से राज्य नहीं बन पाया, क्योंकि दल बदल हो गया। वहां पर कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग दूसरा दल में चल गया, इसका विधायक उसमें चल गया, उसका विधायक उसमें चल गया, जिसकी वजह से 2 राज्य में वहां पर चुनाव भी नहीं हो पाया। सबसे पहला जो पंजाब हरियाणा जो है, यहाँ पर एक आया राम गया राम कह के एक आदमी फेमस है, वो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में चल जाता था। और 9 राज्य कौन है जहां पर कांग्रेस हारत, वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल। ये जो 9 राज्य हैं, इस 9 राज्य में कौन हारा, कांग्रेस। किसकी हार हुई, कांग्रेस की। अब समझो कांग्रेस का घमंड चूर हुआ कि नहीं हुआ। बहुत उछल रहा था कि हम जो है सो दुनिया में हमारे जैसा कोई नहीं है। देखो, इसीलिए बोलते हैं ना कि नीचे जो ऊपर पहुंच जाते हैं, जो आसमान को ऊंचाइयों को छू लिया, जो बहुत सक्सेस हो गया है और उसके अंदर भी घमंड आ जाती है ना, तो उसे नीचे गिरने में भी वक्त नहीं लगता है। कांग्रेस देखो, जो पूरे राज्य में एकमात्र कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था, लेकिन इसका भी घमंड चूर हुआ, ये भी नीचे गिरा, और 9 राज्य में समझो कि इसकी सरकार नहीं बनी। समझा कि इसलिए घमंड चूर होता है, घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, एक मद्रास प्रांत था, जिसको अभी तमिलनाडु हम जिसको बोलते हैं, जो मद्रास प्रांत था, वहां पर एक क्षेत्रीय पार्टी बहुमत की सरकार बनाई, पहली पार्टी, जिसको हम लोग कहते हैं डीएमके या द्रविड़ मुनेत्र कस्कम पार्टी। ये जो द्रविड़ मुनेत्र कस्कम पार्टी, ये मद्रास प्रांत में बहुमत की सरकार बनाई। वहां पर बहुमत से यह सरकार बना, डीएमके पार्टी। और डीएमके पार्टी बहुमत क्यों प्राप्त किया, रीजन था। रीजन ये था कि केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और वो कांग्रेस पार्टी की सरकार कह रहे थे कि तमिलनाडु में राज्य भाषा जो होगा वो हिंदी होगा, और तमिल के लोग जो सो तमिल बोलेंगे, कन्नड़ बोलेंगे, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल। तो वो सब कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पर तमिल होना चाहिए, और केंद्र सरकार बोल रहा था नहीं, हिंदी होना चाहिए। अब ये पार्टी जो है डीएमके इसी का मौका का फायदा उठाया, बोला कि यदि हमारी सरकार बनती है तो तमिल यहाँ की राजभाषा बनेगी, हिंदी यहाँ की राजभाषा नहीं बनेगी। अब सबको वोट दे दिया फटफट, किसको, डीएमके को। अब डीएमके को वोट दे दिया और डीएमके गया जीत। तो पहला क्षेत्रीय पार्टी डीएमके पार्टी था, जिसको पूर्ण बहुमत मिला, कहां से, मद्रास प्रांत से। समझिए, तो ये था ये। तो क्वेश्चन कहीं पूछेगा कि चौथा आम चुनाव का परिणाम क्या था, तो यहाँ से तुम लोग यही लिख सकती है कि चौथा आम चुनाव का परिणाम यही था कि कांग्रेस की सीटों में और वोटों में बहुत सारी गिरावटें आई। 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाया। गठबंधन धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले गठबंधन का नाम निशान नहीं था, अब धीरे धीरे गठबंधन का क्या हो रहा है, उदय। क्योंकि यहाँ पर गैर कांग्रेसी लोग जो थे, ये सब धीरे धीरे क्या करने लगे, गठबंधन। जो गैर कांग्रेसी हैं
ये धीरे धीरे क्या करने लगे, गठबंधन बनाने लगे। तो धीरे धीरे गठबंधन का दौर आएगा। अभी पढ़ेंगे, अगला टॉपिक वही है कि गठबंधन का उदय कैसे हुआ। तो ये सब किसका रीजन था। और भी हम लोग लिख सकते हैं कि चौथा आम चुनाव में जो इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में जो मेन मंत्री थे वो भी चुनाव हार गए। के कामराजन, अतुल्य घोष, एस.के. पाटिल, के बी साई इसके उदाहरण है। ऐसे ऐसे कई सारे लीडर जो है सो चुनाव हार गए। समझी, कोई दिक्कत है यहाँ तक, लिख लो इसको। देखो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कांग्रेस प्रणाली एवं चुनौतियां, उसका आज 3rd लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ेंगे दल बदल क्या होता है, किसको हम लोग कहते हैं, और कांग्रेस जो पार्टी था उस कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है सो विभाजन हो गया। विभाजन क्यों हुआ, विभाजन के पीछे रीजन क्या था। विभाजन जब हुआ दो पार्टी के बीच में, जब एक ही पार्टी में जब दो ग्रुप के लोग हो गए तो उसका नाम क्या पड़ा, और क्या दोनों का ओपिनियन एक ही था कि अलग अलग था, तो उसको जो है सो हम लोग देखेंगे इसी लेक्चर में। ध्यान देना, सबसे पहली बात है कि दल बदल। दल बदल किसे कहते हैं, समझना बात को। मान ले किसी देश में चुनाव होती है, और चुनाव जब होती है, सपोज दैट कि ये जो है सो चुनाव हुआ झारखंड में ही चुनाव है, मान लेते हैं झारखंड में ही चुनाव है एक राज्य में, ठीक। और झारखंड में जब चुनाव है तो यहाँ पर जो है सो बीजेपी है, जेएमएम है, कांग्रेस है कि नहीं है। अब कोई कैंडिडेट जो है वो कैंडिडेट बीजेपी से कैंडिडेट उसको बनाया गया और कमल फूल का उसको छाप मिला, कमल फूल का छाप उसे मिला, और वो कैंडिडेट जो है सो खड़ा हुआ। इलेक्शन जब हुई उस इलेक्शन में बीजेपी जीत गया, लेकिन जब बीजेपी जीत गया तो जीतने के बाद ये बीजेपी में नहीं रहा, वो जेएमएम में चला गया जब जीता तब। लेकिन देखा कि पहले जीतने से पहले कौन सा पार्टी में था, बीजेपी में। उसको टिकट कौन सा पार्टी से वो लिया, बीजेपी से। चुनाव चिन्ह किसका यूज किया, बीजेपी का, समझा कि। लेकिन जो ये है जीतने के बाद ये जेएमएम में शामिल हो गया। तो जब कोई भी कैंडिडेट किसी पार्टी से खड़ा होता है, उसका चुनाव चिन्ह लेता है और वो जीत जाता है, और जीतने के बाद यदि वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो इसे ही हम लोग कहते हैं दल बदल। इसे हम लोग क्या कहेंगे, दल बदल। जैसे कि मान ले कोई भी पार्टी, यहाँ कोई भी कैंडिडेट बीजेपी से जीता और जीतने के बाद ये किसमें चला गया, जेएमएम में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दल बदल। किसी भी पार्टी में जा सकता है, ये जरूरत नहीं है कि जेएमएम में ही जाएगा, कांग्रेस में भी जा सकता है, कोई भी पार्टी में जा सकता है। तो डिफिनेशन लिखा हुआ है, किसी खास दल से चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़े और जीत गए, बाद में दूसरे पार्टी में शामिल हो गए, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दल बदल। अब बात है कि ये दल बदल कहां से फेमस प्रसिद्ध हुआ। तो 1967 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में एक व्यक्ति था जिसको हम लोग, गया का एक व्यक्ति था जिसका नाम है गयालाल। नाम ही इसका क्या है, गयालाल। अब हुआ क्या कि 1967 में जो चुनाव हुआ था, हम तुम लोग को बताए थे कि इस चुनाव में कांग्रेस को पूरी तरह से बहुमत नहीं मिला था। जितना कांग्रेस को सीट चाहिए उतना नहीं मिला था। दूसरे बहुत सारे राज्य, 9 राज्य ऐसे थे जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, गठबंधन की सरकार बनी। लेकिन वो सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, वो सरकार जो है सो गिर गई, ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। फिर किसी और के साथ उसे गठबंधन करना पड़ा, या कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। राष्ट्रपति शासन उसको कहते हैं जिस राज्य में राष्ट्रपति द्वारा शासन चलाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। तो कुछ राज्य ऐसे थे उस समय कि सरकार नहीं बचा पाई, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और इसी बीच में मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये जो 3 राज्य हैं, इस 3 राज्य में अधिकांश नेता ऐसे थे कि कभी इस पार्टी से उस पार्टी में चल गया, उस पार्टी से उस पार्टी में चल गया, समझा कि नहीं। बीजेपी से कांग्रेस में, कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में, तो समाजवादी से फिर बीजेपी में, फिर कांग्रेस में। इस तरह से जो है सो बहुत ज्यादा उलटफेर होने लगा। और इसी बीच में हरियाणा का एक व्यक्ति था जिसका नाम है गयालाल, फेमस नाम है, इसको बोला जाता है आया राम गया राम से। ये प्रसिद्ध है किस नाम से, आया राम गया राम। अब क्यों प्रसिद्ध है, इसको प्रसिद्ध होने के पीछे रीजन है कि पहले ये गयालाल जो सो कांग्रेस पार्टी में था, लेकिन ये गयालाल कांग्रेस पार्टी से यूनाइटेड फ्रंट में चल गया। ये पार्टी है, ठीक ना, यूनाइटेड फ्रंट क्या है, पार्टी है। तो कांग्रेस में पहले ये था, लेकिन अब कांग्रेस से किस में चल गया, यूनाइटेड फ्रंट में। फिर जब चुनाव होने लगे फिर कांग्रेस में चल गया, और चुनाव जो हुए फिर 9 घंटा के अंदर जो है सो कांग्रेस से फिर किस में चल गया, यूनाइटेड फ्रंट में।
और इस तरह से 3-4 बार इन्होंने पार्टी को चेंज किया। और इसी वजह से मद्रास के एक व्यक्ति थे जिसको कहते हैं राव वीरेंद्र सिंह, मद्रास के ये थे। इन्होंने एक होता है ना, जैसे कि मान ले कोई मीडिया के सामने आकर के बोलता है, तो मीडिया के सामने आकर के जो है इसको बोल दिया गयाराम को कि पहले गयाराम था, अब कांग्रेस में आ गया, तब ये क्या हो गया, आयाराम हो गया। और इसकी वजह से ये जो है सो स्टेटमेंट बहुत फेमस हो गया। और बहुत फेमस होने की वजह से इसको जो है सो आयाराम गयाराम के नाम से नाम प्रसिद्ध हो गया। अब जो है सो बहुत सारे मेम्स इसका बनने लगा, मीम्स बनने लगा, कार्टून बनने लगा। जिस तरह भी कोई भी चीज होता है तो उसका कार्टून बनता है कि नहीं बनता है। तो ड्राम वाला तो लोग सुनी होगी, जो ड्राम में मार करके अपने हस्बैंड को ड्राम में मार करके पैक कर दिया सीमेंट करने से, तो वो कितना रील्स बना, उसका बहुत सारा रील्स बना। लड़कियों लोग जो है सो रील्स बना बना करके ड्राम को दिखा करके लड़के लोग को डराती थी। तो उसी तरह से इसको जो है सो डराया जा रहा था और इसको चिढ़ाया जा रहा था कि आया राम है गया राम है, कभी इस पार्टी में है तो कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में है तो कभी इस पार्टी में। इसको पूरी तरह से चिढ़ाया जा रहा था। किसको? गयालाल को। किसको? गयालाल को। और ये जो राव वीरेंद्र सिंह है, इन्होंने ही इसको फेमस किया, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि ये गया था राम पहले, लेकिन अब आ गया ये राम, इसलिए अब आ गया राम हो गया। पहले क्या था? गया राम, और इसीलिए ये फेमस हो गया आया राम गया राम के नाम से। समझे? अब बात ये है, ये था दल बदल। दल बदल के बाद जो है, जब इस तरह से घटना घटने लगी तो कांग्रेस के अंदर भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। बोला जाता है ना, किसी किसी के घर में देखने में लगता है कि बहुत अच्छा इसका घर परिवार चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर में किसी के घर में जो है सो बहुत कुछ हुआ रहता है, बहुत कुछ होता रहता है। हो सकता है मतभेद रहता है लोगों के बीच में। तो जरूरी नहीं है कि जो घर हमको अच्छा दिख रहा है वो घर के अंदर सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। उसके अंदर, उसकी गहराई में जाकर के देखोगे तब पता चलेगा कि इसके घर में कितना मतभेद चल रहा है। समझे कि नहीं? उसी तरह से कांग्रेस लग रहा था भारत में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी जो है सो मतभेद चल रहा था। मतभेद किसमें चल रहा था? तो सिंडिकेट में। अब बात है कि सिंडिकेट क्या था? जो कांग्रेस पार्टी था, जैसे कि मान ली कांग्रेस पार्टी का छाप क्या था? हाथ छाप। कौन सा छाप था? हाथ छाप। तो ये कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लोग थे, तो इस लोगों में कुछ लोगों का ग्रुप बन गया। इसमें जो है सो इस लोग कांग्रेस पार्टी के लोगों में क्या हो गया? कुछ लोगों का ग्रुप बन गया। तो कुछ लोगों का जो ग्रुप था, जो मेन लीडर का ग्रुप था, उसे ही कहा जाता है सिंडिकेट। उसे ही क्या कहा जाता है? सिंडिकेट। कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोगों के समूह को ही क्या कहा जाता है? सिंडिकेट। कहीं सिंडिकेट पूछेगा सिंडिकेट क्या था, तो उस कंडीशन में लिखना है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोगों के समूह को या कुछ लोगों के ग्रुप को ही क्या कहते हैं हम लोग? सिंडिकेट कहते हैं। अब बात है कि जो सिंडिकेट थे उसमें कौन कौन से प्रमुख नेता था? तो हम जानते हैं कि पहले जो अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के कामराजन थे। पता है ना तुम लोग को? सिंडिकेट में के कामराजन थे, एस के पाटिल थे, के एस निजलिंगप्पा थे, एन संजीव रेड्डी थे, अतुल घोष थे। सब इंपॉर्टेंट नेता थे, सब बड़े बड़े नेता थे सब। और यही सब बड़े नेताओं के ग्रुप को ही क्या कहा जाता है? सिंडिकेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? सिंडिकेट। अब हुआ क्या? सिंडिकेट चाहता था, इसको इस बात का भरोसा था, यही सिंडिकेट जो है लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री बनाया था, चुना था। और यही सिंडिकेट जो है सो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री चुना था। तुम लोग को पता होगा कि सिंडिकेट के ही वजह से न तो 2 कैंडिडेट खड़ा हुआ था, एक मोरारजी देसाई था और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री था ना। लेकिन मोरारजी देसाई को यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना गया। किसको चुना गया? इंदिरा गांधी को। किसको चुना गया? इंदिरा गांधी को। अब बात है इंदिरा गांधी को क्यों चुना गया था? क्योंकि उसको लग रहा था कि इसके पास अनुभव नहीं है, ये हमारे अनुसार काम करेगा, इसको लीड हम करेंगे, इसका जो कंट्रोल होगा वो मेरे हाथों में होगा। समझे कि नहीं? इसीलिए इसको बनाया। लेकिन यहाँ पर हो गया उल्टा। जिसको ये बच्ची समझ रही थी, जिसको ये नादान समझ रही थी, किसको पता था कि ये नादान एक दिन आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध होगी। और ये जो है सो इसके कंट्रोल में नहीं आई। और कंट्रोल में नहीं आने के बाद कांग्रेस के अंदर ही 2 ग्रुप बन गई, एक कांग्रेस वो और एक कांग्रेस आर। कांग्रेस आर के जो ग्रुप थे, इसमें इंदिरा गांधी खुद थी, ये प्राइम मिनिस्टर भी थी,
और कांग्रेस वो के जो ग्रुप थे, इसमें ये सारे नेता जो दिख रहा है, ये सब नेता सब थे किसमें? कांग्रेस वो में। और कांग्रेस यार में कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को पता था कि ये हमारी सरकार को सही से चलने नहीं देगा और ये चाहता है कि हम मोहरा बने इसका और ये लीड करेगा, पूरा देश को चलाएगा, जो कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपनी पार्टी में बाहर के लोगों को ज्यादातर रखा और जो इसके सलाहकार थे, जैसे कि जो आइडिया देते, जो पढ़े लिखे होते हैं, वो भी कांग्रेस के नहीं थे, वो उसको भी बाहर से इन्होंने रखा था। किसने? इंदिरा गांधी से। इसलिए इसमें ज्यादातर लोग जो थे वो बाहरी लोग थे, कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं थे। सब ज्यादा कहाँ के लोग थे? बाहरी लोग थे। और ये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आर में ओ में जो है, इसमें सब वही मेन नेता थे। अब इन दोनों में मतभेद चलने लगा। ये सब बोल रहा था कि तुम मेरे अनुसार काम करो, ये बोल रहा था सरकार हमारी है, प्राइम मिनिस्टर हम हैं, तो हम तेरे अनुसार काम क्यों करें? जैसा मन करेगा, जिस तरह अच्छा रहेगा वो हम करेंगे। और इन दोनों के बीच में विभेद होने की वजह से कांग्रेस का विभाजन हो गया था। अब इसी बीच में 1967 के चुनाव में 10 सूत्री मांग किया था। किसने? इंदिरा गांधी ने। उसमें से 10 ऐसी बातें रखी गई थी भारत के विकास के लिए, जो मुख्य रूप से क्या था? बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। पहले बैंक जो होता था वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता था, मतलब कि उसको लीड कंट्रोल जो करता था वो गवर्नमेंट करती थी, सरकार करती थी। अब इन्होंने ये कहा कि अब बैंकों पर जो कंट्रोल होगा या गवर्नमेंट का नहीं होगा, ये किसी कंपनी के थ्रू से समाज को दे दिया जाएगा। हर गांव में बैंक होंगे और एक तरह से जो है सो बैंक जो है सुविधा कर दिया हर गांव में। अभी भी एक बैंक है, अभी तो बहुत सारा बैंक हो गया है ना। दूसरा, आम बीमा के राष्ट्रीयकरण। जीवन बीमा तुम लोग सुनी होगी, जीवन बीमा सुनी है, बहुत सारे लोग पैसा भी लगाते हो उसमें। LIC वगैरह सुने हो? LIC वगैरह सुने, सहारा वगैरह सुनी होगी। उसी तरह से एक बीमा था जिसमें से बीमा करवाया जाता था आम लोगों का, और उसमें किसी का एक्सीडेंट हो गया, चाहे कुछ हो गया, तो उसको पैसा मिलता है ना, बीमा किया हुआ रहता। तो वही था। शहरी संपदा हम आय में परिसीमन। कहने का मतलब जो भी शहर में संपत्ति है और जो उसका इनकम है, उसका इन्होंने क्या करने लगा? जांच पड़ताल करने लगी। और जांच पड़ताल करने के बाद उसको पता करने लगी और उसका जो है सो खर्च करने लगा विकास में। टैक्स वगैरह जो है, टैक्स वगैरह, कर टैक्स वगैरह लेने लगी। फिर खाद्यान्न का सरकारी वितरण किया, मतलब जो भी यहाँ पर भोजन था, खाद्य भंडार था, उसको जो है सो गरीबों में बांटने लगा, अनाज देने लगा, क्योंकि अकाल भी पड़ी थी इस समय, मौसम भी साथ नहीं दे रहा था, ये पता होगा। तो जो खाद्य संपत्ति था उसको भी लोगों के बीच में ये बांटने लगी, अच्छा काम करने लगी, क्योंकि इसको इस बात का एहसास था कि हमारी सरकार, हमारी जो पार्टी बहुत कम सीट लाया है। और इस बार 1967 के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को सफलता मिली है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है। इसलिए हमको इसमें क्या करना है, जब तक हम अच्छा काम नहीं करेंगे फिर अगला चुनाव में हमको अच्छा से वोट नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छा काम करने लगी, भूमि सुधार करने लगी, ग्रामीण इलाकों में जो गांव है उस गांव में लोगों को आवास देने लगी, जिसके पास जमीन नहीं है जमीन देने लगी, और जो है सो आवास बनाने लगी। ये सारा काम जब इन्होंने करने लगी, तब जाकर के फिर से 1971 में चुनाव हुआ और उस चुनाव में इसे फिर से अच्छा वोट मिला। जितना वोट इसको मिलना चाहिए था उतना वोट इसको मिला। तो ये था क्या चीज? दल बदल, और दूसरा कांग्रेस का विभाजन, और तीसरा सिंडिकेट। सिंडिकेट पूछा जाता है, दल बदल पूछा जाता है, कांग्रेस का विभाजन जो है सो पूछा जाता है कि कांग्रेस आर में कौन लोग थे, कांग्रेस वो में कौन लोग थे। ठीक ना, इसको लिख लो। देखो अब अगला टॉपिक है 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना। इसका मतलब क्या होता है? 1971 में चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव, और यहाँ पर कांग्रेस जो है, जिन्होंने अपना अस्तित्व को खो रहे थे, जो कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिल रही थी, वो अपना अस्तित्व को फिर से उन्होंने प्राप्त करने में सफलता हासिल किया। अब कैसे किया, नहीं किया, वो थोड़ा बात को समझना। इंदिरा गांधी जब यहाँ के प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने जो है सो 1970 में लोकसभा भंग करने की मांग किया। जैसे 5 साल में चुनाव होनी चाहिए था, लेकिन 5 साल में नहीं, 4 साल में ही चुनाव हो गया, और लोकसभा भंग करने की मांग किया। दिसंबर का वो महीना था जिसमें इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग करने की क्या किया? मांग किया। और यहाँ पर जो है सो चुनाव करवाया गया। जब चुनाव हुआ
तब मुख्य रूप से यदि देखें चुनाव में तो कांग्रेस आर के लोग थे, कांग्रेस वो के और ग्रैंड अलायंस थे। कांग्रेस आर वो तो पता है, ये दोनों मुख्य रूप से एक ही पार्टी से उत्पादित था, ये दोनों एक ही पार्टी था, ये पता होगा। लेकिन इसका गुट जो है सो अलग था, अंदर की जो मतभेद था उस मतभेद की वजह से ये दो ग्रुप में बट गया था, लेकिन था क्या, एक ही पार्टी। दूसरा है ग्रैंड अलायंस, और ग्रैंड अलायंस में इसमें कई सारी पार्टियां था, एसएसपी था, पीएसपी था, भारतीय जनसंघ था, स्वतंत्र पार्टी था, भारतीय क्रांतिकारी दल था। ये सारी पार्टियां मिल करके एक पार्टी जिसका नाम पड़ा था ग्रैंड अलायंस। जिस तरह से अभी एनडीए और इंडिया बना है, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से है, उसमें भारतीय जनता पार्टी है, जदयू है, बहुत तरह की पार्टी उसमें शामिल है, आजसू वगैरह है। और वही इंडिया में बात करें तो उसमें कांग्रेस है, जेएमएम है, राजद है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, बहुत तरह की पार्टियां उसमें शामिल है ना। उसी तरह से यहाँ पर बहुत सारी पार्टियां, इसलिए उसका एक नाम दे दिया ग्रैंड अलायंस। और यहाँ पर जो है सो दो लोगों के बीच में चुनाव हुई, मतलब कि यहाँ पर भारत में चुनाव हुई 1971 में, लोकसभा चुनाव 1971 में। और ये जो चुनाव हुआ था फरवरी महीना का वो दिन था जहां पर चुनाव हुआ था। एक साल पहले चुनाव हो रहा था, होना था फरवरी 1972 में, लेकिन हो कब रहा है 1971 में, मात्र 4 साल की अवस्था में जो है सो चुनाव हो रही है। अब इसमें कोई भी पार्टी सरकार के लिए जब कोई भी पार्टी उतरती है फील्ड में तो वो अपना जैसे कि आज्ञा पत्र या अपना जो है सो प्रस्ताव लेकर के उतरता है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। जैसे कि अभी झारखंड में चुनाव हुआ तो झारखंड में चुनाव होने के बाद जो है यहाँ पर सब पार्टी अलग अलग बात लेकर के उठा था। यहाँ इंडिया गठबंधन जो था जेएमएम पार्टी, उन्होंने ये घोषणा किया कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे, है ना। एनडीए की सरकार ने यह घोषणा किया कि यदि हमारी सरकार बनी तो यहाँ 2100 रुपया गोगो दीदी योजना के तहत हम देंगे। तो गोगो दीदी योजना को लेकर के बीजेपी पार्टी आया, तो मैया सम्मान योजना लेकर के हेमंत सोरेन की सरकार आई। और यहाँ पर इसी दो मुद्दे पर जो है सो खेला हुआ, और यही दो मुद्दे की वजह से यहाँ पर चुनाव हुआ। और चुनाव होने के बाद देखो यहाँ पर किसकी सरकार बन गई, जेएमएम की सरकार बनी, हेमंत सोरेन बनी ना। अभी जो हेमंत सोरेन के पिता है शिबू सोरेन, जिसको दिसम गुरु बोला जाता है, आज उसका जो है सो दिल्ली के हॉस्पिटल में अंतिम सांस लिया और उसकी मौत हो गई। उसके मौत पर हम लोग भी श्रद्धांजलि अर्पित कर मन ही मन में कर लेंगे, वहां तो जा नहीं पाएंगे क्या। तो जिन्होंने झारखंड के अलग होने में बहुत बड़ा योगदान निभाए थे, वो आज हमारे राज्य को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चले गए। और हमारे देश के शिक्षा मंत्री जो हैं रामदास सोरेन, उसकी भी हालत बहुत गंभीर है। वो भी बाथरूम में गिर गया, और बाथरूम में गिरने की वजह से उसके कपारे में चोट लग गया, और उसका भी स्थिति बहुत गंभीर है। पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे, उसका कोई गारंटी नहीं है। अभी शिक्षा मंत्री का जो पद है वो दे दिया सुदीप कुमार को, समझे कि नहीं। तो ये था। तो यहाँ पर अब जो ये पार्टियां जब चुनाव लड़ी तो सब अलग अलग मुद्दा लेकर के चुनाव लड़ा। इंदिरा गांधी ने प्रचार प्रसार किया, गांव गांव जाकर के अपने छोटे छोटे इलाके तक वो पहुंची, और पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे फेमस नारा लगाई थी, गरीबी हटाओ। इन्होंने कही कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम क्या करेंगे, यहाँ से गरीबी हटा देंगे। दूसरा इन्होंने कही सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करेंगे। जैसे कोई प्रसिद्ध क्षेत्र है जो फेमस क्षेत्र है, जैसे अभी यहाँ पद्मा किला मान लो, कोई सरकार चाहता तो पद्मा किला को टूरिस्ट प्लेस बना देता, वहां पर घूमने वाला जगह बना देता, सब कुछ पार्क वगैरह बना देता, लोग कितना अच्छा घूमने जाता है ना। चाहे उसी का जो है सो अच्छा से मैन्युफैक्चरिंग कर देता, मरम्मत करवा देता, वहां एक टूरिस्ट प्लेस हो जाता। तो इन्होंने कही कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो जो भी सार्वजनिक क्षेत्र है उसको हम क्या करेंगे, विकास करेंगे, वहां पर टूरिस्ट प्लेस वगैरह उसका विकास होगा, लोग घूमने आएंगे, उससे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ग्रामीण भू स्वामित्व का विकास होगा, मतलब ग्रामीणों को जो जिसके पास जमीन नहीं है, ग्रामीणों पर विशेष जोर दिया जाएगा, ठीक ना। प्रीवी पर्स की समाप्ति, एक संगठन है, इसको बताना है, अगला से आगे बताएंगे इसको। अगला है बेरोजगारी की समाप्ति। बेरोजगारी तो पता होगा, जो भी बेरोजगारी है उसको यहाँ पर समाप्त किया जाएगा, लोगों को रोजगार दिया जाएगा, और भूमिहीन किसानों को भूमि दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इन्होंने दलित और महिला के लिए भी कही, दलित को भी बोला कि आपको भी अधिकार दिया जाएगा, महिला को भी बोला आपको भी अधिकार मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, अधिकार मिलेगा यदि हमारी सरकार बनती है तो। इतना सारा मुद्दा लेकर के ये फील्ड में उतरी इंदिरा गांधी,
लग नहीं रही थी कि उतना तेज दरार होगी, लेकिन पता नहीं कैसे इसकी खोपड़ी उतना तेज चलता था। देखो इतना सारा मुद्दा लेकर के ये उतरी है, और वहीं कांग्रेस वो के लोग जो है इसका कोई मुद्दा नहीं, इसका कोई मुद्दा नहीं। और ये जो ग्रैंड अलायंस, इसका एक ही मुद्दा था कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ। कुछ क्या करेगा वो तो इसका मुद्दा ही नहीं है, इसके पास कोई औपचारिक मुद्दा ही नहीं था, कोई इशू ही नहीं था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या चेंजेस करेंगे, क्या परिवर्तन करेंगे अपने देश में। इसका एक ही प्रचार था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, कि इंदिरा जो है, इंदिरा गांधी हमारे देश को लूट रही है। अब कैसे लूट रही हो बताओगे तब ना, अब वो लूट रही तो हम कैसे उसको बचाएंगे, वो बात बताओगे तब ना। अब इन्होंने जो है इसे बात नहीं बताए, जिसकी वजह से इस जब वोट इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन का क्या आ गया, रिजल्ट। और जब रिजल्ट आया तो इसमें से कांग्रेस पार्टी को 375 सीट मिला, जो कि अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें मिला। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ के प्रधानमंत्री थे ना, उस समय भी 375 सीट से नहीं मिला था, 364 सीट हाईएस्ट गया था, 364। और इसके समय में कितना चल गया, 375, 48.4% जो है इसे वोट मिला, सीट मिला। और वहीं यदि इसके गुट की बात करें, जैसे दो ग्रुप में बटा हुआ था, तो इसमें कांग्रेस यार को सिर्फ 352 सीट मिला। और कांग्रेस यार किसका था, इंदिरा गांधी का या के कामराजन का, सिंडिकेट का था कांग्रेस यार के इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी का था ना, सिंडिकेट कांग्रेस वो का था ना, समझे कि नहीं। तो इंदिरा गांधी की सरकार को 352 सीट मिला और 44% वोट इसे मिला, और इसकी जीत हुई। और ग्रैंड अलायंस जो इतने पार्टियां मिल करके यहाँ पर लड़ रहे थे चुनाव, उसको मात्र कितना सीट मिला, 40 सीट में बेचारा फुसलाना पड़ा उसको, और ये इसका रिजल्ट रहा। और फिर से यहाँ पर किसकी सरकार बनी, इंदिरा गांधी की सरकार। समझो, जो इंदिरा गांधी को लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी, तो वो कांग्रेस वो के बदौलत जीतेगा। लेकिन समझो कांग्रेस वो को कितना वोट मिला है, मात्र और मात्र 16 सीट मिला है। और कांग्रेस यार को कितना मिला है, 352। तो अब यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो भी महान महान नेता थे, सब महान नेता धरले का धरले रह गया। और वहां पर जो है सो एक ही मात्र लेडी का वर्चस्व चला, वो कौन थी, इंदिरा गांधी की सरकार। और इंदिरा गांधी को बहुमत, प्रचंड बहुमत मिला, है कि नहीं। इंदिरा गांधी जो है जब यहाँ के प्रधानमंत्री बनी, उसी बीच में इसके पास एक और समस्या उत्पन्न हो गया था, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश वाला, जो हम तुम लोग को बता चुके हैं ऑलरेडी कि बांग्लादेश अलग होना चाह रहा था पाकिस्तान से। वो युद्ध होता है, और युद्ध में इंदिरा गांधी की बहुत बड़ा योगदान होता है, ये तुम लोग को हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और वहां पर एक नया देश बन जाता है, कौन सा देश, बांग्लादेश। अब देखो 1972 में विधानसभा चुनाव होता है, और ये विधानसभा चुनाव देश में होता है कि राज्य में होता है, राज्य में होता है। और इस 1972 के विधानसभा चुनाव में जब हुआ, तो इस चुनाव में भी लगभग सभी राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। हम लोग देखे थे कि 1967 में जो सरकार चुनाव हुआ था, उसमें 9 राज्य ऐसा था जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बना था। लेकिन ये जो चुनाव हुआ 1972 का, इसमें से लगभग सभी राज्य में किसकी सरकार बनी, कांग्रेस की। यानी कांग्रेस का प्रभुत्व जो है वो देश के साथ साथ राज्य में भी क्या होने लगा, बढ़ने लगा। और फिर से एक कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आया, है ना। अब सोचो कि कांग्रेस को इतना ऊंचाइयों तक ले जाने का काम कौन की, इंदिरा गांधी, क्योंकि उसका प्रमुख नारा गरीबी हटाओ, और ये जो है सो इस चुनाव में काम कर गया। लेकिन भले ये पार्टी इतना फल फूल रहा था, बात को समझना, भले ये पार्टी इतना फल फूल रहा था, लेकिन जो पहले का कांग्रेस था और अभी के कांग्रेस में बहुत अंतर था। पहले के कांग्रेस सभी को एक साथ लेकर के चलता था, और अभी का कांग्रेस में मतभेद हो गया था, जिसकी वजह से सभी को एक साथ लेकर के नहीं चल रहा था। अभी के कांग्रेस में महिला पर विशेष जोर नहीं देते थे, दलित पर विशेष जोर नहीं देता था, किसान पर विशेष जोर नहीं दिया जा रहा था, और ये स्थिति रही। लेकिन भले कितनों कुछ था, जो मॉडर्न कांग्रेस बना, उस मॉडर्न कांग्रेस ने ओल्ड कांग्रेस से ज्यादा सीट हासिल किया, और यही वजह है कि फिर से यहाँ पर इंदिरा गांधी की सरकार होती है। लेकिन ये सरकार जो चल रहा था, इंदिरा गांधी जब जीत गई तो उन्होंने, बोला जाता है ना कि अंदर में घमंड आ जाता है, और अंदर में थोड़ा इंदिरा गांधी के घमंड आ गया, और कुछ कुछ ऐसा काम उन्होंने कर दी
जिसकी वजह से यहाँ की जनता फिर से नाराज हुए। जैसे आपातकाल लगा दी उन्होंने, 1975 की बात है, आपातकाल उन्होंने लगा दी। फिर कुछ चीजें ऐसा था, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना घटाना, ये सारी चीजें जो है सो इंदिरा गांधी ने कर दी, जिसकी वजह से फिर से उसे हार का सामना करना पड़ा। और यहाँ के बाद का जो चीज है, यानी 1971 के बाद के चुनाव के बाद कैसे हमारा देश एक लोकतंत्र से अलोकतंत्र की स्थिति में आने लगा, वो सारा चीज जो है सो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में यहीं तक था। तो ये चैप्टर तुम्हारा क्या होता है, एंड होता है, कंप्लीट होता है। अब देखो तुम लोग को क्या करना है, इस चैप्टर को पढ़ना है खुद से, बुक से, और पढ़ने के बाद जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपना कॉपी में लिख लेना है, होमवर्क है। और फिर इस चैप्टर का तुम लोग का क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। और इस बार टेस्ट में अच्छा नंबर लाना है, पिछले नंबर की तरह नहीं आना है, समझे कि नहीं। चलो, थैंक यू क्लास।